प्यारे दर्शकों, हमने इस फिल्म के पहले भाग में रासायनिक खेती के बुरे असर, जैविक खेती के तत्व, पौधों को पोषक तत्व देने की विधि, कंपोस्ट, केचुआ खाद, पंचगव्य आदि बनाने की विधि सीखी है। फिल्म के इस दूसरे भाग में कीट व बीमारियों के नियंत्रण के लिए गैर रासायनिक विधि, जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करना, विपणन आदि के बारे में सीखेंगे। इस पृथ्वी के सभी प्राणियों को जीने एवं अतिजीवन का अधिकार है। इसलिए हमें किसी कीट, रोगवाहक या खरपतवार के उन्मूलन करने की आवश्यकता नहीं या हमें ऐसा करने का अधिकार नहीं। अपनी फसलों की आर्थिक क्षति को दूर करने के लिए इनको नियंत्रित करना पर्याप्त है। इसके लिए हमें गैर रासायनिक समेकित प्रक्षेत्र प्रबंधन प्रणाली को अपनाना चाहिए। प्रकृति में कई उपयोगी कीट व प्राणियां हैं। सभी प्राणियों के प्राकृतिक दुश्मन प्रकृति में ही मौजूद हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बनता है, लेकिन इंसानों के हस्तक्षेप से प्रकृति का संतुलन खो गया। कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग ने मकड़ी, मेंढक, सांप और चिड़ियों जैसे कई उपयोगी प्राणियों को मार दिया। इससे कुछ अज्ञात कीटों की त्वरित वृद्धि हुई। नारियल की कुटकी, गन्ने की रोएदार एफिड आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं। अगर आप कीटनाशकों का छिड़काव बंद करेंगे और अपना हस्तक्षेप कम करेंगे तो इस स्थिति में परिवर्तन जरूर आएगा। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक के अनुसार कृत्रिम कीटनाशक, फफूंदनाशक या कवकनाशक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इनके स्थान पर पौधे, पशु और सूक्ष्माणुवीय मूल के पदार्थों के उपयोग की सलाह दी जाती है। हरित गृह यानी ग्रीन हाउस में संरक्षित खेती में प्लास्टिक पलवार, कीट जाल, पॉलीथीन और पॉलीप्रोपिलीन की सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन फसलों की कटाई के बाद खेत से इनको इकट्ठा कर साफ करना चाहिए। जाहिर है कि इसको जलाएं नहीं। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक में कीटों व रोगों के मूल स्रोत को नष्ट करने को एक निवारक उपाय के रूप में दिया गया है। इनके नियंत्रण के उपाय के रूप में कीट अवरोधक, सौर ऊर्जा, ताप, जाली तथा नीम, लहसुन, करंज आदि से पौध आधारित पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यांत्रिक एवं जैविक विधियों का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन विकिरण नहीं किया जा सकता। नीम का तेल एवं नीम के अन्य उत्पादों, गुलदाउदी पौधे से निकाले गए सत्व, परभक्षी और परजीवी, सिरका आदि का सीमित उपयोग किया जा सकता है। गाद, लवण, एनपीवी, तरल साबुन, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक उत्पाद, जैव क्रियाशील मिश्रण, पलवार, जाल आदि का उपयोग बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट एवं सल्फर का सीमित उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इनकी मात्रा प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर में 8 किलोग्राम से ज्यादा न हो। इथाइल अल्कोहल और तंबाकू का उपयोग नहीं किया जाए। सबसे पहले खरपतवार के नियंत्रण की गैर रासायनिक विधि देखें। किसी भी अन्य पौधों की तरह खरपतवार भी अपने लिए खाना बनाता है, इसलिए इसे मिट्टी में मिला देने से मिट्टी में खाद की मात्रा बढ़ती है। मिट्टी एवं पानी के संरक्षण में खरपतवार एक मुख्य भूमिका अदा करता है। छुई-मुई, केसिया और कई फलीदार खरपतवारों की जड़ में नत्रजन जमा होता है, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। जड़ से उखाड़ने के बजाय खरपतवार को काटना हाल ही में लोकप्रिय हुआ है। इसके लिए खरपतवार को काटने की मशीन प्रचलित है। ब्रश कटर को चलाने के लिए फसलों की पंक्तियों के बीच अगर जगह कम है तो अंतर सस्य क्रिया के लिए छोटी रोटर टिलर का उपयोग किया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बागों में आवृत फसल या पलवार बहुत ही उपयोगी है। खुली व चौड़ी खेत पहले एक बार सिंचाई करें। खरपतवारों के अंकुरण के बाद जमीन की जुताई करें। यह किसान धान की फसल में निराई करने के लिए आसान यंत्र का उपयोग करता है। इसके लिए छोटे पिंजरे जैसे चक्र
ब्रश कटर के साथ ही लगाया जाता है। निराई के अतिरिक्त इससे बेहतर जुताई भी हो सकती है। अधिक सिंचाई बागों में खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ावा देती है, लेकिन ड्रिप से सिंचाई करने से खरपतवारों की वृद्धि कम होती है। अधिक सिंचाई करने पर केले का पनामा झुलसा सिंचाई के पानी के साथ फैल जाता है, लेकिन ड्रिप से सिंचाई करने पर यह समस्या नहीं होती। यह सलाह दी जाती है कि स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल फसलों व किस्मों को उगाएं। अनुकूल परिस्थिति में संकर किस्में अच्छी पैदावार देती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ये विफल होती हैं। हर समय किसानों को अधिक कीमत देकर संकर किस्मों के बीज खरीदने पड़ते हैं। सामान्यतः व्यावसायिक संकर किस्में कीटों व रोगों के कम प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए खादों व कीटनाशकों पर ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन किसानों के पास उपलब्ध स्थानीय किस्में सस्ती होती हैं। इन किस्मों के उपयोग से फसल एवं किस्मों की विविधता बढ़ती है। ये किस्में जैविक खेती के अनुकूल होती हैं और ये विपरीत मौसम का सामना कर सकती हैं। कीटों व बीमारियों की समस्या भी कम होती है। ऐसी किस्में भी हैं जो कुछ विशेष बीमारियों और कीटों के प्रतिरोधी एवं सहनशील होती हैं। उदाहरण के लिए बैक्टीरियाई झुलसा के प्रतिरोधी टमाटर किस्म उपलब्ध है। प्रतिरोधी किस्मों को उगाने से दवाइयों की आवश्यकता कम होती है। रोपाई का समय भी महत्वपूर्ण है। बीमारियों का प्रकोप एवं फैलाव मौसम एवं जलवायु परिस्थिति पर निर्भर होता है। बुवाई या रोपाई के समय पर विशेष ध्यान देकर कीटों व बीमारियों से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। फसल चक्र भी एक मुख्य क्रिया है। किसी भी फसल को दोबारा लगाने से कीटों व बीमारियों की समस्या बढ़ जाती है और सूक्ष्म पोषक तत्व कम हो जाते हैं। विभिन्न फसलों को शामिल कर किया जा रहा फसल चक्र इन समस्याओं को कम करता है। इससे कीटों व बीमारियों की समस्या को कम होकर फसल का स्वास्थ्य सुधारता है और इसकी मजबूती बढ़ती है। फसल चक्र में फलीदार फसल को शामिल करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और इससे अगली एकल बीज फसल को लाभ मिलता है। कीटों व बीमारियों की समस्याओं को कम करने के लिए अंतर्वर्ती फसल क्रिया और मिश्रित फसल क्रिया भी उपयोगी है। फसल की कटाई के बाद मिट्टी में अधिकांश कीटों के प्यूपा बनते हैं। इनमें से अगले मौसम में वयस्क कीट निकलते हैं। इसलिए गर्मी में जुताई करने से प्यूपा पर सीधे धूप पड़ती है और ये परभक्षियों का शिकार होते हैं। गर्म धूप पड़ने पर रोग कारक मर जाते हैं। इसलिए गर्मी में जुताई करने से कीटों व बीमारियों के नियंत्रण में बहुत मदद मिलती है। कीटों व बीमारियों के नियंत्रण के लिए प्रभावी अन्य विधि है गर्म करना। 8 सप्ताह तक बीज क्यारी या रोपाई करने वाली जगह को पारदर्शी प्लास्टिक शीट से ढक दें। अगर मिट्टी में पर्याप्त नमी हो तो यह गर्मी में अत्यंत प्रभावी है। इस शीट के नीचे इकट्ठे होने वाली गर्मी से जड़ों की सूत्रकृमि, मृदा जनित रोग कारक फफूंद, कीट व खरपतवार मर जाते हैं। सुपारी के इस बाग में गुच्छे की बीमारी या फल सड़ने से बचने के लिए गुच्छे को पॉलीथीन से ढक दिया गया है। यह अत्यधिक बारिश होने वाले क्षेत्रों में बहुत ही लोकप्रिय एवं प्रभावी है। कीटों व बीमारियों की रोकथाम जैविक खेती में बहुत ही मुख्य है। फसलों व किस्मों के लिए अनुशंसित दूरी का पालन करें। पंक्तियां व पौधों के बीच धूप का प्रवेश एवं अच्छी तरह वायु संचार कीटों को दूर करता है। SRI विधि या चावल की गहनता प्रणाली में धान की स्वस्थ बढ़वार का कारण यही है। मात्र आवश्यक पौधों को बनाए रखने के लिए अंकुरण के बाद अतिरिक्त पौधों को उखाड़ लें। इससे शेष बचे पौधे स्वस्थ एवं मजबूती से बढ़ सकते हैं। टमाटर, करेला, तुरई जैसी सब्जियों को धागे से ऊपर की तरफ बांध दिया जाता है। इससे पत्ते व फूल मिट्टी को छूने से बच जाते हैं, जिससे मृदा जनित बीमारी कम होती है। जैविक खेती में पलवार का महत्वपूर्ण स्थान है। यह मिट्टी एवं पानी के संरक्षण के लिए मददगार है। यह कीटों व रोगों के नियंत्रण के लिए भी उपयोगी है। पलवार देने से बारिश के पानी से रोग कारक बिखरकर
पौधे की ऊपरी भाग पर पहुंचने से बच जाते हैं। काली मिर्च में झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए इसका पालन किया जाता है। चांदी के रंग का एवं चमकने वाला पलवार प्रकाश के परावर्तन से एफिडों को दूर करता है। इस विधि से तरबूज के मोज़ेक बीमारी एवं टमाटर एवं मिर्ची की झुलसा बीमारी का फैल जाना दूर होता है। रोग वाहक कीटों को रोकने से सब्जियों की पौधशाला में कई बीमारियां दूर होती हैं। इसके लिए नायलॉन जाल का उपयोग किया जाता है। घर के पीछे के बगीचे में लार्वा एवं अन्य कीटों को एक एक करके चुनकर मार सकते हैं। कीटों को पॉलिथीन की थैली में घासलेट यानी कि मिट्टी के तेल में डालकर मार दें। समेकित कीट नियंत्रण की एक अन्य विधि है चिपचिपा जाल। लोहे के प्लेट या टिन को पीले रंग से पोत दें और इस पर ग्रीस या एरंडी यानी कैस्टर का तेल लगाएं। इस पीले चिपचिपे जाल को खेत में रखें। बैंगन, टमाटर और कपास की सफेद मक्खियां इस पर आकर्षित होती हैं और ये चिपचिपे सतह पर चिपककर मर जाते हैं। इसी प्रकार बैंगनी रंग थ्रिप्स और जू को आकर्षित करता है। इस जाल को 2-3 दिन में एक बार साफ कर उस पर दोबारा चिपकने वाली सामग्री लगाएं। वयस्क कीट अंधेरे में दिए पर आकर्षित होते हैं। शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक खेत में एक चमकने वाली बल्ब को जलाए रखें। बल्ब के नीचे एक बर्तन में पानी रखें और उस पानी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालें। कीट बल्ब पर आकर्षित हो जाते हैं और पानी में गिरकर मर जाते हैं। बल्ब को 9 बजे बंद करें, नहीं तो कई उपयोगी कीट भी मारे जाएंगे। धान में अगर रोपाई में देरी होती है तो कोशस्थ कीट का आक्रमण होता है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में इस कोशस्थ कीट के नियंत्रण के लिए एक परंपरागत विधि है। कीटनाशक गुणों वाले दंतपरी या ग्नीडिया ग्लोका पौधे की टहनी को कीट के कोष को खोलने के लिए इस प्रकार घुमा दिया जाता है। इस कार्य से पहले अंदर या बाहर पानी के आने जाने को रोक दिया जाए। कोशस्थ कीट गिर जाते हैं। कुछ किसान दंतपरी के स्थान पर नोकीले कांटों वाली टहनियां या नारियल की पत्तियों की झाड़ू का उपयोग करते हैं। एक बोरी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालें और इसे पानी के निकास पर रखें। इसके बाद बंद पानी को बहा दें। पानी के साथ बहने वाले कोशस्थ कीट मिट्टी के तेल के कारण मर जाते हैं। धान के ईयरहेड बग के नियंत्रण के लिए एक परंपरागत विधि है। लकड़ी की छड़ियों के एक बंडल को जलाकर रात को 7 से 8 बजे के बीच फसल के ऊपर घुमा दिया जाता है। ये कीट पंखों के जलने से मर जाते हैं। कीटों के नियंत्रण की एक अन्य विधि है फेरोमोन जाल। फेरोमोन नर कीटों को आकर्षित करने के लिए मादा कीटों से निकलने वाला एक जैविक पदार्थ है। फेरोमोन प्रत्येक कीट में अलग अलग होता है। इसको प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और चारे के रूप में वितरित किया जाता है। चारे लगाए इन जालों को फसल से 2 से 3 फीट की ऊंचाई पर इस प्रकार रख दिया जाता है। 1 एकड़ में 5 फेरोमोन जाल पर्याप्त हैं। नर कीट इसके प्रति आकर्षित होते हैं और पॉलिथीन थैली में फंसकर मर जाते हैं। इससे कीटों के मेटिंग की संभावना कम होती है और इनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। मूल रूप से फेरोमोन जाल कीटों पर एहतियात बरतने की प्रणाली है। फेरोमोन जाल कपास, सूरजमुखी और टमाटर के हेलिकॉर्पा और स्पोडैप्टेरा कीट, बैगन के तना छेदक और फल छेदक आदि के नियंत्रण में लोकप्रिय है। आम एवं अन्य फल फसलों में फल मक्खियों के नियंत्रण के लिए इसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। कीटों का विकर्षण भी फसल संरक्षण की एक विधि है। मिट्टी की एक हांडी में 1 भाग नीम की खली और 3 भाग पानी डालें। इस बर्तन के मुंह को कपड़े से ढक दें और 3 दिन तक इसे ऐसे ही रख दें। इसके बाद खेत के प्रत्येक कोने पर 1 हांडी रख दें। शाम को हांडी खोलकर उसे अच्छी तरह हिला लें। उफने हुए नीम की खली की बदबू कीटों को दूर करेगी। गाय का मूत्र और पंचकव्य भी कीटों के अच्छे विकर्षक हैं। एक अन्य विधि में नीम की खली को एक बोरी में बांध दिया जाता है और इसे खेत में पानी के प्रवेश द्वार पर डुबो के रख दिया जाता है। नीम की खली पानी में घुल जाती है। यह पौधों की जड़ व टिलरों को कीट व बीमारी के लगने से बचाती है।
कुछ खेतों में चिड़ियों का बसेरा या मक्के या भिंडी के पौधे इधर उधर देखे जा सकते हैं। इन पर चिड़िया आकर बैठती है और कीटों का शिकार करती है। कीटों के अच्छे नियंत्रण के लिए 1 एकड़ में चिड़िया का 20 बसेरा काफी है। लेकिन चिड़ियों से होने वाली क्षति कुछ फसलों में मुख्य समस्या है। ज्वार के ईयरहेड से बंधा हुआ यह रिबन भी इसी उद्देश्य के लिए है। इस बागान में चिड़ियां अनार के फलों को खराब करती हैं। चिड़ियों को डराने के लिए खेत में सेल्यूलर टेप बांध दिया जाता है। अब हम जाल फसल के बारे में सीखेंगे। हम देख सकते हैं कि कपास की इस फसल की चारों ओर गेंदे की फसल लगाई गई है। कपास की तना मक्खियां इसके फूलों पर आकर्षित होती हैं और इस पर अंडे देती हैं। गेंद के फूल की 2-3 दिन में एक बार तुड़ाई की जाती है और इनको नष्ट किया जाता है। इस प्रकार भिंडी एवं अरहर भी कपास में जाल फसल के रूप में उपयोग की जाती हैं। गेंदा टमाटर के कीट नियंत्रण में भी मददगार है। इसके अतिरिक्त गेंदे की जड़ों की सिरम मिट्टी के सूत्रकृमियों को नियंत्रित करती हैं। इसलिए सूत्रकृमियों से प्रभावित खेत में फसल चक्र में गेंदे को शामिल करने से यहाँ की सूत्रकृमियों में प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। स्पोडेप्टेरा कीट के नियंत्रण के लिए एरंडी जाल फसल के रूप में उपयोगी है। पत्ता गोभी के डायमंड बैक मॉथ के नियंत्रण के लिए सरसों का पौधा प्रभावी है। मिर्ची की फसल के चारों ओर ज्वार की 2-3 पंक्तियां खड़ा करने से रोगवाहक कीट एफिड के प्रवेश के लिए यह बाधा बन जाती है। सब्जी फसल के चारों ओर 2 पंक्तियों में अरहर और एरंडी यानी कैस्टर लगाने से अधिकांश लार्वों का नियंत्रण किया जा सकता है। जैविक खेती में कीटों व बीमारियों के जैविक नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाती है। परजीवी नाशियों का उपयोग उनमें से एक है। भीड़ कीट समूह में आने वाले ट्राइकोग्रामा कीट लोकप्रिय हैं। यह अधिकांश कीटों के अंडों पर आक्रमण करते हैं। ट्राइकोग्रामा मादा कीट अपने अंडों को अन्य कीटों के अंडों में इंजेक्ट करती है। यह लार्वा परिपोषी अंडों की सामग्रियों को खाता है। ट्राइकोग्रामा धान एवं गन्ने के तना छेदक और कपास के तना कीटों पर बहुत ही प्रभावी है। ट्राइकोग्रामा के अंडे प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। अंडों के कार्डों को प्रति एकड़ में 40,000 अंडों के हिसाब से फसल के साथ लगा दिया जाता है। भीड़ के कई स्पीशीज और मक्खियों के कुछ स्पीशीज परजीवी नाशी के रूप में उपयोगी हैं। यह कीट अन्य कीटों के शरीर पर या शरीर के अंदर विकसित हो जाते हैं और परजीवी को मार देते हैं। परभक्षी कीटों का उपयोग जैविक कीट नियंत्रण की एक अन्य विधि है। पहले कीटों के स्वाभाविक दुश्मन कीटों की पहचान की जाती है, तब इसको प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है और खेत पर छोड़ दिया जाता है। कुछ वर्ष पहले रोएदार एफिड गन्ने की फसल को प्रकोपित करने वाला एक प्रमुख कीट बन गया था। इसके नियंत्रण के लिए परभक्षी के रूप में माइक्रोमास कीट का उपयोग किया गया। इस कीट के अंडे प्रयोगशाला में बड़े पैमाने पर तैयार किए गए और किसानों को वितरित किए गए। इसी प्रकार प्रकृति में पाए जाने वाले लोकप्रिय परभक्षी हैं लेडी बर्ड बीटल। यह आकर्षक पतले बीटल एफिड और शल्क कीटों को खाते हैं। हरे फीता पंख वाले कीट भी परभक्षी के रूप में उपयोगी हैं। वयस्क फीता पंख वाले कीट पत्तों व पौधों के अन्य भागों पर समूह में अंडे देते हैं। इन अंडों से निकलने वाले लार्वे अन्य कीटों के अंडे व लार्वों को खाते हैं। 1 एकड़ के लिए हरे फीते पंख वाले कीटों के 1000 अंडे पर्याप्त हैं। ये कुटकी, सफेद मक्खी, जूं, अमेरिकी कपास का तना कीट आदि को खाते हैं। प्रकृति में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले अन्य प्रभावी परभक्षी हैं सांप, मेंढक, मकड़ी और चिऊरा आदि। अगर हम कीटनाशकों का छिड़काव बंद करके इन परभक्षियों को बचाएं तो वे अपना काम प्रभावी तरीके से करेंगे। सूक्ष्म जीवों के कई स्पीशीज का उपयोग कीटों व बीमारियों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। कपास के अमरीका तना कीट एवं आर्मी कीट के नियंत्रण के लिए एनपीवी बहुत प्रसिद्ध है। इस वायरस घोल को पानी में मिलाकर शाम के समय छिड़काव किया जाता है। एनपीवी
कीटों के लार्वों के शरीर में खाद्य पदार्थ के साथ में आता है। प्रभावित लार्वों के सिर झुक जाते हैं और 2 से 5 दिनों में मर जाते हैं। एनपीवी इन मृत लार्वों से सारी फसलों पर फैल जाता है। 250 मिलीलीटर 100 एलई एनपीवी लेकर इसे 200 ग्राम गुड़ और 100 मिलीलीटर तरल साबुन के साथ मिला दिया जाता है। 1 एकड़ फसल में छिड़काव के लिए यह पर्याप्त है। इसके लिए हस्तचलित छिड़काव मशीनों का उपयोग करना अनुशंसित है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस अर्थात बीटी बैक्टीरिया जैविक कीट नियंत्रण में बहुत ही लोकप्रिय है। यह कीटों के शरीर में पाचन तंत्र के माध्यम से प्रवेश करता है और जहरीला प्रोटीन उत्पादित करता है। बीटी तितली, शलभ, भंवरे और मक्खियों के नियंत्रण के लिए प्रभावी है। कीटों के कुछ रोगकारक फफूंद होते हैं। बीवेरिया बासियाना फफूंद, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड और घुनों के नियंत्रण में काम आता है। पेसिलोमाइसिस फ्यूमोसोरोसियस फफूंद, सफेद मक्खी, एफिड और थ्रिप्स का नियंत्रण करता है। मेटराइजियम फफूंद, भंवरे, खटमल, मकड़ी, कुकटी आदि को मारता है। कुछ फफूंद बीमारियों के नियंत्रण के लिए भी उपयोगी हैं। इनमें से ट्राइकोडर्मा हर्ट्जियानम मुख्य है। जीवाणुनाशकों के उत्पादन, प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि और अवरोध के द्वारा यह रोग कारक फफूंद की वृद्धि को रोकता है। बोट्राइटिस सड़न, फ्यूसेरियम झुलसा, फाइटोप्टेरा बीमारी के प्रतिरोध के लिए ट्राइकोडर्मा का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में संवर्धित ट्राइकोडर्मा को जैविक खाद के साथ मिला दिया जाता है और पौधों के तल के चारों ओर प्रयोग किया जाता है। बागों में ट्राइकोडर्मा के बहुलीकरण के लिए पर्याप्त जैविक पदार्थ और नमी बनाए रखना आवश्यक है। इसी प्रकार सूडोमोनास फफूंद भी कई बीमारियों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है। अब जैविक खेती में बीजोपचार की विधि सीखें। इसके लिए दूध बहुत उपयोगी है। 425 मिलीलीटर पानी में 75 मिलीलीटर दूध मिला लें। उपचार करने के बीजों को एक सूती कपड़े में इस प्रकार रखें और इसे इस घोल में 6 घंटे के लिए सोख लें। इसके बाद इसको निकालकर छांव में सुखाएं और बुवाई के लिए उपयोग करें। यह उपचार बेहतर अंकुरण और मृदा जनित बीमारियों के नियंत्रण में मदद करता है। एक अन्य विधि में 500 मिलीलीटर गाय के मूत्र को 2.5 लीटर पानी में मिला लें। इसमें बीजों को आधे घंटे तक सोख लें। इसके बाद इसे निकालकर छांव में सुखाएं और बुवाई के लिए उपयोग करें। इससे मृदा जनित फफूंद एवं बैक्टीरियाई बीमारियां दूर होती हैं। बीजोपचार की एक दूसरी विधि में 500 ग्राम स्वीट फ्लैग रूट पाउडर को 2.5 लीटर पानी में मिला लें। बीज को इस घोल में आधे घंटे तक सोख लें। इसके बाद बीजों को निकालकर छांव में सुखाएं और बुवाई के लिए उपयोग करें। एक अन्य विधि में 250 ग्राम सूडोमोनास संवर्ध को 1 लीटर गुड़ के घोल में मिला लें। 1 एकड़ के लिए पर्याप्त अंकुरित धान के बीजों को जमीन में फैला लें और इन पर इस घोल को लीप दें। धीरे धीरे मिलाएं और बुवाई करने के लिए उपयोग करें। सूडोमोनास के स्थान पर ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग किया जा सकता है। बीज जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए ये सभी विधियां प्रभावी हैं। अब बैक्टीरियाई और फफूंद जनित बीमारियों के जैविक नियंत्रण की विधियां सीखें। मिट्टी की हांडी में गाय के मूत्र को 1 हफ्ते तक रखें। इसमें से 50 से 100 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिला लें और छिड़काव करें। एक अन्य विधि में 1 लीटर गाय के मूत्र को 1 लीटर उफने हुए छाछ में मिला लें और इसमें 8 लीटर पानी डालकर छिड़काव करें। एक अन्य विधि में 300 मिलीलीटर स्वीट फ्लैग रूट सत्व को 1 लीटर गाय के मूत्र में मिला लें और इसमें 8.7 लीटर पानी डालकर छिड़काव के लिए उपयोग करें। स्वीट फ्लैग रूट सत्व तैयार करने के लिए 400 ग्राम फ्लैग रूट पाउडर को 2 लीटर पानी में मिलाकर 3 घंटे तक रखें। इसके बाद इसे छान लें। सत्व तैयार हो गया। 1 लीटर गाय के मूत्र में 10 लीटर पानी डालें और किसी भी फसल पर छिड़काव करें। यह सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्रोत एवं कीटों के विकर्षक के रूप में कार्य करता है।
इससे कुछ बीमारियों का नियंत्रण भी किया जा सकता है। कीटों व बीमारियों के जैविक नियंत्रण के लिए कुछ पौधों के सत्व का भी उपयोग किया जा सकता है। इसमें पहला है नीम बीज सत्व। 1 एकड़ के लिए 3 किलोग्राम ताजा नीम बीज या 5 किलोग्राम पुराने नीम बीज काफी हैं। नीम बीज को अच्छी तरह पीस लें और इसे मिट्टी की एक हांडी में 10 लीटर पानी में सोख लें। हांडी का मुंह कपड़े से ढककर 3 दिन तक रखें। इस मिश्रण को छानने से नीम बीज सत्व तैयार हो जाता है। एकदम ताजे एवं बहुत पुराने बीजों में एजाडिरेक्टिन की मात्रा कम होती है। अगर कीटों का प्रकोप कम है तो 50 मिलीलीटर और प्रकोप ज्यादा है तो 100 मिलीलीटर नीम बीज सत्व 1 लीटर पानी में डालकर प्रयोग करें। 1 एकड़ के लिए इस घोल का 60 से 70 लीटर काफी है। 1 लीटर छिड़काव मिश्रण में 10 मिलीलीटर तरल साबुन का घोल मिला लें। इस साबुन में डिटर्जेंट नहीं होते। साबुन का घोल तैयार करने के लिए साबुन को मसलकर इसे पानी में 1 दिन तक सोख लें। दूसरा है नीम की पत्ती का सत्व। 1 एकड़ के लिए 5 किलोग्राम नीम की पत्ती काफी है। नीम की पत्तियों को मसलकर इसे एक कपड़े में ढीले रूप से बांध लें। इसे रात भर 10 लीटर पानी में सोख लें। इसके बाद इसे छानने से नीम की पत्ती का सत्व तैयार हो गया। कीटों की संख्या के आधार पर इस सत्व के 50 से 100 मिलीलीटर तक 1 लीटर पानी में डालकर प्रयोग करें। 1 लीटर छिड़काव मिश्रण में 10 मिलीलीटर तरल साबुन का घोल मिला लें। 1 एकड़ के लिए 60 से 70 लीटर काफी है। अब चलिए नीम की खली का सत्व बनाते हैं। 1 एकड़ के लिए 5 किलोग्राम नीम की खली काफी है। नीम की खली को पीसकर एक सूती कपड़े में बांध लें। इसको 10 लीटर पानी में 3 दिन तक सोख लें। इस खली की थैली को निचोड़ने पर 7 से 8 लीटर सत्व मिलेगा। 50 से 100 मिलीलीटर सत्व 1 लीटर पानी में डालें। 10 मिलीलीटर साबुन का घोल मिलाकर इसका छिड़काव करें। मिट्टी में नीम के पत्ते, बीज और खली डालने की क्रिया भी लोकप्रिय है। इससे मिट्टी में उपलब्ध सूत्रकृमि, दीमक और मृदाजनित बीमारियों का नियंत्रण किया जा सकता है। ये अच्छी जैविक खाद भी है। जैविक खेती में नीम के तेल का उपयोग भी सर्वसाधारण है। 1 एकड़ की फसल में छिड़कने के लिए 1200 से 1800 मिलीलीटर काफी है। 1 लीटर पानी में 20 से 30 मिलीलीटर नीम का तेल और 10 मिलीलीटर साबुन का घोल मिला लें। इसको अच्छी तरह हिला लें और तुरंत छिड़काव करें, क्योंकि इसको कुछ समय रखने पर नीम का तेल पानी से अलग होता है और ऊपर आकर जमा होता है। नीम के तेल की घोल की छिड़काव के लिए मैकेनाइज्ड स्प्रेयर का उपयोग करना बेहतर होगा। अदरक, लहसुन एवं मिर्ची सत्व। 1 एकड़ में छिड़काव के लिए आधा किलोग्राम ताजा अदरक, 1 किलोग्राम लहसुन और आधा किलोग्राम हरी मिर्च काफी है। इन सभी को कूट कर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को 7 लीटर पानी में मिलाकर छान लें। इस सत्व का उपयोग 50 से 100 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से करें और इसमें 10 मिलीलीटर साबुन का घोल मिला लें। ताजे घोल के छिड़काव से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। इसको ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक रख सकते हैं। जट्रोफा पत्तों का सत्व। 1 एकड़ के लिए 5 किलोग्राम पत्ते काफी हैं। पत्तों को मसलकर एक मटके में 10 लीटर पानी में 1 हफ्ते तक रखें। दिन में 1 बार इस मिश्रण को हिला लें और मटके का मुंह कपड़े से बांध लें। इस घोल को छानने के बाद 50 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इस सत्व से छिड़काव करें। एक अन्य विधि में 1 किलोग्राम गाय के गोबर को 10 लीटर पानी में अच्छी तरह मिला लें। इसको छान कर छिड़काव के लिए उपयोग करें। यह कीटों के प्रतिरोध के लिए उपयोगी है। 5 पत्तों का सत्व। इसके लिए लेटेक्स युक्त पौधे जैसे जायंट मिल्कवीड, कैक्टस या जट्रोफा, कड़वे पौधे जैसे नीम, क्रीट, जेलो या द्रोण पुष्पी, पशुओं द्वारा नहीं खाए जाने वाले पौधे जैसे मलबार नट, अच्छी खुशबू वाले पौधे जैसे 5 पत्तियों का पवित्र पेड़, परिशुद्ध तुलसी या पपीता और कीटों व रोगों से प्रभावित नहीं होने वाले पौधे
जैसे मोरिंडा या रेलवे क्रीपर आदि का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक समूह में से किसी एक पौधे का 1 किलोग्राम पत्ता लें। पत्तों को मसलकर उसमें 2 भाग पानी डालकर एक हांडी में रख दें। इसमें 1 लीटर गाय का मूत्र और 100 ग्राम हींग मिला लें। हांडी का मुंह कसकर बांध लें। इस घोल को दिन में एक बार हिला लें और इसे 1 हफ्ते तक रखें। इस घोल का छिड़काव करने से कीटों व बीमारियों का नियंत्रण किया जा सकता है। 1 लीटर पानी के लिए इस सत्व का 50 मिलीलीटर काफी है। इस सत्व को 30 दिन तक रखा जा सकता है। इस सत्व में शामिल हींग फूलों के गिरने को रोकता है। चलिए अब जड़ी बूटियों का उबला हुआ सत्व तैयार करेंगे। इसके लिए बिना जड़ के पूरे पौधे को इकट्ठा करें। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें। 1 एकड़ के लिए 2 किलोग्राम पौधे काफी हैं। 2 किलोग्राम पौधों में 8 लीटर पानी डालिए और यह सत्व 2 लीटर होने तक इसको उबाल लें। इस सत्व के 300 मिलीलीटर में 9.6 लीटर पानी और 100 मिलीलीटर साबुन का घोल मिला लें। इस घोल का फसलों पर छिड़काव करें। इस घोल को कुछ दिनों तक रख सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार हिला लें। इस सत्व को मैकेनाइज्ड स्प्रेयर से छिड़काव करें। छेदक, ईयरहेड बग और सफेद मक्खियों के प्रतिरोध के लिए प्रभावी होगा। सुबह 10 बजे से पहले छिड़काव करने से अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। क्रीट पौधे का उबला सत्व सभी प्रकार के लार्वों के प्रतिरोध के लिए प्रभावी है। एफिड और अन्य चूषक कीटों के प्रतिरोध के लिए रूखे खरपतवार सत्व को उपयोग करें। मलबार नट पौधे के उबले हुए सत्व से फफूंद जनित रोगों का नियंत्रण किया जा सकता है। अब व्यापक उपयोगी कीटनाशक तैयार करते हैं। प्लास्टिक की एक बैरल में 100 लीटर गाय का मूत्र, 3 किलोग्राम नीम की पत्ती या खली, 3 किलोग्राम पपीते की पत्तियां और 3 किलोग्राम करंज की पत्तियां डालें। इसको 15 दिन तक छांव में रखें। इसमें से 5 से 10 मिलीलीटर या थोड़ा ज्यादा लेकर 1 लीटर पानी में मिला लें और किसी भी फसल पर छिड़काएं। यह अधिकांश कीटों व बीमारियों के लिए उपयोगी है। कई ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग कीटों व बीमारियों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। बड़ा रातूल या डायोस्कोरा अलाटा, इसका कंद मिट्टी की ऊपरी सतह के एकदम नीचे उगता है। इसकी पत्तियां एफिड, जू, मगट आदि के नियंत्रण के लिए उपयोगी हैं। ब्लैक नाइट शेड या सोलनम निग्रम, यह एक वार्षिक पौधा है। एफिड और जू के नियंत्रण के लिए पूरे पौधे का उपयोग करें। धनिया, एफिड के नियंत्रण के लिए इसके पत्ते, बीज और तेल का उपयोग किया जाता है। अदरक, इसके प्रकंद का उपयोग अमरीकी तना कीट, एफिड, आम के एंथ्रैक्नोज और चने के भृंगों के प्रतिरोध के लिए किया जाता है। हल्दी, इसका प्रकंद आमी वर्म, एफिड और कुछ बीमारियों के प्रतिरोध के लिए उपयोगी है। नींबू घास, इस पौधे के पत्ते, जड़, बीज और तेल आदि उपयोगी हैं। नींबू घास का सत्व कीटों एवं बढ़वार रोकने वालों को दूर भगाने का कार्य करता है। यह फल मक्खी, कुटकी,
मच्छर और संचायक कीट आदि नियंत्रण के लिए प्रभावी है। नीम, इसके पत्ते, बीज, खली और तेल उपयोगी हैं। नीम से तैयार पदार्थ एफिड, भूरे एवं हरे छेदक, हरी पृष्ठ शलभ, जड़ की सूत्रकृमि, दीमक, तना छेदक और अधिकांश कीटों के नियंत्रण के लिए प्रभावी है। प्याज, इसका कंद, सूत्रकृमि, छेने के भृंग, चिचड़ा और तंबाकू मोज़ेक वायरस आदि के नियंत्रण के लिए प्रभावी है। लहसुन, इसका कंद, पत्ता, फूल एवं तेल उपयोगी हैं। इनका सत्व एफिड, आर्मीवर्म, बैक्टीरिया, कोलोराडो भृंग, कुटकी, जड़ की सूत्रकृमि और धान की फूटने की बीमारी आदि के नियंत्रण के लिए उपयोगी है। प्रकृति में उपलब्ध लगभग 2500 पौधों में कीट प्रतिरोधी गुण पाए गए हैं। यहाँ पर हमने कुछ लोकप्रिय जड़ी बूटियों का उल्लेख किया है। आप अपने क्षेत्र में उपलब्ध पौधों का भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बार के छिड़काव के लिए अलग पौधों का उपयोग बेहतर होगा। चलिए अब हम संचायक कीटों के नियंत्रण की विधि सीखेंगे। बोरिये को नीम बीज सत्व के घोल में डुबाएं और इन्हें सुखाने के बाद इनमें दाने भरें। इससे 4 महीने तक कीट नहीं आएंगे। दाने के साथ नीम, करंज या 5 पत्तों के परिशुद्ध पेड़ आदि के पत्तों को मिलाने से संचायक कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। इन पत्तों के पाउडर का भी उपयोग किया जा सकता है। सबसे नीचे इन पत्तियों की परत बना लें। इस पर 20 किलोग्राम बीज डालें। पत्तियों का एक और परत बना लें। दोबारा बीज भरें। बोरी भर जाने तक इसको दोहराएं। ऊपरी भाग पर भी पत्तियां डालकर बोरी को बांध दें। इस विधि से संचायक कीटों को 1 साल तक दूर कर सकते हैं। गोदाम में धुआं छोड़ना। लकड़ी के जले कोयले को एक लोहे के तवे या कढ़ाई में डालकर गोदाम में रखें। इस पर मुट्ठी भर नीम या 5 पत्ते के परिशुद्ध पेड़ की पत्तियां डालें। सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद करें ताकि पूरा कमरा धुएं से भरे। कमरे में 1 घंटे तक धुआं छोड़ दें। पतंग एवं अन्य सभी कीट मर जाएंगे। इसके बाद कमरा साफ करें और बंद रखें। चूहे चूहिया किसी भी गोदाम में किसी भी समय पाए जाते हैं। एक छोटी चूहिया 1 साल में 1 किलोग्राम दाना खाती है। इसके अतिरिक्त इसके मलमूत्र से दाने प्रदूषित होते हैं। चूहे चूहिया के नियंत्रण के लिए गोदाम में फंदा रखें। जैविक खेती में इनके नियंत्रण के लिए जहर के उपयोग की अनुमति नहीं। जैविक लेबल के तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद बेचने के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित कंपनियां द्वारा ही दिया जाता है। हमारे देश में जैविक प्रमाण पत्र देने की एजेंसी के रूप में स्काल, इकोसर्ट, इंडोसर्ट और कुछ और कंपनियां कार्य करती हैं। जैविक फसल उत्पाद, जैविक उत्पादों का प्रसंस्करण, प्रकृति से एकत्रित उत्पाद, जैविक प्रक्षेत्र निवेश आदि के लिए प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। जैविक खेती के तहत पूरक क्रियाओं जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि के लिए प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। परंपरागत खेत का तुरंत जैविक खेत के रूप में प्रमाण नहीं किया जा सकता। पूर्व में प्रयोग किए गए रासायनिकों के अवशेष कुछ समय तक खेत में मौजूद होंगे। प्रमाण के लिए निर्धारित सामान्य अवधि 3 वर्ष है। इसे परिवर्तन अवधि कहते हैं। क्या जैविक खेती के सभी शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए प्रमाण एजेंसी से जांच अधिकारी समय समय पर खेत का भ्रमण करेंगे। वे प्रमाण के लिए आवश्यक सभी जानकारियां देंगे और आवश्यक सुधार के बारे में बताएंगे। अगर पूरे खेत जैविक खेती के अंतर्गत नहीं लाते हैं तो किसानों को जैविक और अजैविक खेत के बीच सुरक्षित दूरी अपनानी चाहिए और दोनों को अलग अलग करना चाहिए। ऐसे मामलों में कटाई, प्रसंस्करण और भंडारण के समय जैविक एवं परंपरागत उत्पादों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक एहतियात बरतना जरूरी है। मैदानी फसलों में प्रमाण के लिए जैविक विधि को लागू करने के बाद की बुआई के बाद
2 वर्ष पूरे होने चाहिए। बागान फसलों में प्रथम जैविक फसल की कटाई से पहले 3 वर्ष पूरे होने चाहिए। जैविक प्रमाण के लिए प्रत्येक फसल, विधि या उत्पाद के लिए अलग अलग मार्ग निर्देश है। किसी को इसका विवरण चाहिए तो प्रमाण एजेंसियों से प्राप्त कर सकते हैं। प्रसंस्करण एवं पैकिंग के लिए भी जैविक प्रमाण का पालन करना चाहिए। पीवीसी पैकिंग सामग्री से पैकिंग करने की अनुमति नहीं। यह सलाह दी जाती है कि परतदार एवं एल्यूमिनियम चढ़ाई गई सामग्रियों को दूर रखें। जैविक प्रमाण एजेंसियों को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का एपीडा नियंत्रित करता है। दूरस्थ स्थित एक फार्म के प्रमाण की कीमत ज्यादा होगी। कई किसानों के खेतों का समूह प्रमाण काफी सस्ता होता है। हमारे देश के जैविक उत्पादों को दिया गया ब्रांड नेम है इंडिया ऑर्गेनिक। अब जैविक विधि से पशुपालन कैसे कर सकते हैं यह सीखेंगे। पशुओं को अपने स्वाभाविक व्यवहार प्रकट करने के लिए आजादी चाहिए। उनको चलने फिरने के लिए पर्याप्त जगह, स्वच्छ हवा, पानी एवं धूप चाहिए। उनके लिए अधिक धूप, गर्मी, बारिश एवं हवा से बचाव की व्यवस्था चाहिए। उनको आराम करने के लिए पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए और फर्श पर स्वाभाविक बिछौना होना चाहिए। फार्म में उपयोग किए जाने वाले उपकरण पशुओं के लिए सुरक्षित होने चाहिए। मुर्गों और अन्य चिड़ियों एवं खरगोश को पिंजरे में बंद करके नहीं पाले। पर्याप्त जमीन वाले फार्म को ही अनुमति दी जाती है। झुंडों में रहने वाले पशुओं का पालन इन्हें अलग अलग करके नहीं करना चाहिए। प्रजनन नैसर्गिक विधि से होना चाहिए। फिर भी कृत्रिम गर्भधान की अनुमति है, लेकिन भ्रूण के अंतरण तकनीकी की अनुमति नहीं। जैविक खेती में जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार स्पीशीज या नस्ल की भी अनुमति नहीं। जैविक फार्म के पशुओं को दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ शुद्ध जैविक होने चाहिए। रंगने वाले कारकों का उपयोग न किया जाए। सभी प्रकार के कृत्रिम पदार्थ, परिरक्षी पदार्थ, पाचन शक्ति बढ़ाने वाले पदार्थ, यूरिया, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड खली आदि नहीं दिए जाएं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त विटामिन एवं खनिज दिए जा सकते हैं। चारे के परिरक्षण के लिए बैक्टीरिया, फफूंद, एंजाइम और चाशनी का उपयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी उपचार के लिए होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी दवाइयों को प्राथमिकता दी जाए। बीमारियों की संभावनाओं और दवाइयों के उपयोग से बचें। एलोपैथिक दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन दवाई की सुरक्षित अवधि दुगनी हो। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित सभी टीके दिए जाएं, लेकिन जैव प्रौद्योगिकी टीके नहीं दें। पशु चिकित्सा इकाई के प्रमाण के दौरान प्रमाण पत्र देने वाली एजेंसी इन सभी मुद्दों पर विचार करती है। जैविक विधि से मधुमक्खी पालन भी हाल ही के वर्षों में लोकप्रिय हो रहा है। इन मधुमक्खियों के लिए चारा खोजने का क्षेत्र, स्वाभाविक जंगल या जैविक खेत होना चाहिए। मधुमक्खियों की पेटियां रासायनों का उपयोग किए जाने वाले खेत के आसपास नहीं रखें। जब तक अनिवार्य न हो, मधुमक्खियों को कृत्रिम खाद्य पदार्थ न दें। अगर देना जरूरी है तो वह केवल जैविक पदार्थ हो। प्रत्येक क्षेत्र के अनुकूल मधुमक्खी को ही रखें। पेटी के फ्रेम पर बंधे मोम की शीट जैविक मोम की ही होनी चाहिए। पशु चिकित्सा में उपयोग की जा रही दवाइयों का प्रयोग न करें। जैविक मधुमक्खी पालन में किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ या रसायन का उपयोग न करें। जैविक उत्पादों की मांग पिछले कई वर्षों से बढ़ती जा रही है। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई अन्य देशों में जैविक खेती बहुत ही लोकप्रिय है। यह भारत में भी धीरे धीरे बढ़ रही है। उपभोक्ता रासायनिकों के बुरे असर के बारे में जागरूक होने लगे हैं। आजकल बड़े शहरों में जैविक उत्पाद मिलने की दुकान देखी जा सकती है। जैविक उत्पादों को अच्छी कीमत मिलती है। किसान भी बड़े पैमाने पर जैविक खेती करने लगे हैं। जैविक उत्पादों को अब व्यवस्थित विपणन प्रणाली की जरूरत है। वाकई यह जैविक खेती किसानों के लिए नई नहीं है। 1965 तक भारत में रासायनिक खेती प्रचलित नहीं थी। हरित क्रांति की लोकप्रियता के बाद भी
पश्चिमी घाट के कई परंपरागत और आदिवासी किसान जैविक खेती ही करते थे। वह आज भी देसी फसलें और किस्में जैविक रूप से उगा रहे हैं। अब किसानों को रासायनिक खेती से बाहर निकलना चाहिए और हरित क्रांति के पहले से मौजूद जैविक खेती का पालन करना चाहिए। यह भारतीय कृषि की आज की आवश्यकता है। प्रकृति से की जा रही लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। इससे परिस्थिति का संतुलन वापस आएगा और टिकाऊ फसल उत्पादन भी किया जा सकेगा। कई समस्याओं जैसे खराब स्वास्थ्य, पर्यावरणीय प्रदूषण, किसानों की खुदकुशी, सामाजिक दबाव आदि का समाधान जैविक खेती से हो सकता है। सरकार से यह उम्मीद है कि ऋण एवं राहत पैकेज की घोषणा करने के बजाय जैविक खेती को प्राथमिकता देकर इसका समर्थन करें। खेती से प्राप्त होने वाला लाभ जैविक खेती करने पर अधिक होगा। इससे ग्रामीण भारत की सामाजिक स्थिरता संभव होगी। जैविक खेती का मतलब है प्रकृति का अंग बनकर जीना। यह ऐसी खेती है जिसमें प्रकृति का अनुसरण किया जाता है। प्रकृति में अन्य जीवियों से कोई दुश्मनी नहीं है। प्रकृति के दूसरे जीवों को दबाकर सभी संसाधनों का उपयोग केवल हमारे लिए ही करें, ऐसा तो नहीं है। इसलिए यह जैविक खेती हमेशा बनी रहे।